everyone. Welcome back to our YouTube channel. Hope you have subscribed the channel, and if it is not subscribed, do subscribe and hit the bell icon. So today we will be continuing our chapter number 6, and that is life processes from class 10th. हमने कहाँ तक पढ़ा था? That is till न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? वो भी दो टाइप्स के होता है, एक ऑटोट्रॉपिक एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ये पिछले जो टॉपिक्स हैं ये आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो गो टू देयर एंड वॉच द वीडियोज़. सो नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग, दैट इज़ रेस्पिरेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन. क्या होता है? हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, जहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं हमने देखा था हमारे लास्ट वीडियो में कि प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है. एक तो टेकिंग अप द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन वाज एक्सक्रीशन. तो हम थे रेस्पिरेशन पे, न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया था. तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो फूड मटेरियल हमने लिया था कब? न्यूट्रिशन के प्रोसेस में. ठीक है, तो उसको किसने यूज़ किया? सेल ने यूज़ किया. किस लिए यूज़ किया? ताकि एनर्जी का प्रोवाइड कर सके. किस लिए? वो भी लाइफ प्रोसेस के लिए. अगेन वही बात आ जाती है कि लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है एनर्जी. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिली थी? बाय टेकिंग अप द न्यूट्रिशन. और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिला था? फूड से. अब यहाँ देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, अलग अलग तरीके के हैं, जिनमें से हम देखें कि कुछ तो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए. किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर. वहीं दूसरे चीज़ में हम देखें, ऑर्गेनिज्म में देखें, तो वो क्या करते हैं? इनमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो जितने भी केसेस होते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ये क्या होता है ग्लूकोज? अगर हम बात करें, ये होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जहाँ पर 3 तो कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरूवेट. और दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. कहाँ पे होती है ये? साइटोप्लाज्म. ग्लूकोज का फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है? C6H12O6. C6H12 एंड O6. ठीक है, अब फर्दर देखें तो ये कहाँ पर होती है? मेनली हम देख सकते हैं कि यीस्ट के अंदर होती है ये प्रोसेस. और कब? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. Since this process take place in the absence of air, that is oxygen, it is called anaerobic respiration. तो ये क्यों हो रही है फर्मेंटेशन और कैसे? एब्सेंस हो रही है एयर की. अब एयर का एब्सेंस है तो हाँ, मेजॉरिटीली हम बात क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का एब्सेंट है. तो यहाँ पर कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है? एनएरोबिक. जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी उस प्रोसेस को हम कहेंगे, उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन. और वहीं अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाए तो क्या हो जाएगी? ये एरोबिक रेस्पिरेशन. तो जब ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट का ऑक्सीजन को लेके, और ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो प्रोसेस हो रहा है, ब्रेक डाउन कर रही है ये क्या? 3 कार्बन पायरूवेट मॉलिक्यूल को क्या देने के लिए? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर. तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन. इसको क्या कह दिया हमने? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो जो अब ये
ब्रेक डाउन हुआ है, इससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन एनएरोबिक प्रोसेस, यानी कि जो एनर्जी इवॉल्व्ड हुई वो एनएरोबिक प्रोसेस से ज़्यादा होगी देन कंपैरेटिवली। अगर हम ध्यान से देखें तो जब हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, और एक दूसरा पाथवे बन जाता है जहाँ पर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, पर कैसे होता है, वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन तो एब्सेंट हो गई, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, which is also a 3 carbon molecule, और this build-up of lactic acid in our muscles during sudden activities causes cramps। मोस्टली हम कहते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद में हमें क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं वो, क्योंकि अब एक्टिविटी की हमने तो वहाँ पर हमारी नॉर्मली हम देखें एक एथलीट और नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो एथलीट तो क्या है, उसको रोज़ ही वो एक्सरसाइज करता है, उसको उसकी जो बॉडी है उससे वैसे ही बन जाती है। पर वहीं अगर वही एक्सरसाइज हम एक नॉर्मल पर्सन से करा दें तो वहाँ पर पहली चीज़ तो वो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग रेट तो नॉर्मल है पर वो जो एक्सरसाइज कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अनहैबिचुअल है उसके, तो इस वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा उसके मसल सेल्स में, और जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो कि है बन जाएगा किसके कन्वर्जन पे, पायरुवेट के कन्वर्जन पे, और ये क्या बनेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और इस वजह से क्या होगा, क्रैम्प्स होंगे। इस फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं ये ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर। अब ये क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी देता है, ठीक है। ये तो क्या बात हो गई, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब पायरुवेट बन गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी के साथ में, तो अब जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इन ईस्ट, तो क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। वहीं अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, इन आर मसल सेल्स की बात कर रहे हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी बनेगी, और लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड। अब वहीं अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और ये कहाँ प्रोसेस होगी, इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये वेरियस पाथवेज थे जहाँ से ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब बात करते हैं कि एनर्जी जो रिलीज हुई ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वो इमीडिएटली किस में यूज हो जाती है, कि सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है एनर्जी, ये जल्दी से उसमें रिलीज हो जाती है, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन दी सेल, ताकि जो दूसरी सेल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहे, एज अ फ्यूल वर्क करती हैं। अब इन दिस प्रोसेस जो एटीपी ब्रोकन डाउन हुआ है वो किसको राइज करेगा, fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। ये क्या करेगा कि एनर्जी जनरेट करेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि क्या कर सकती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि सेल के अंदर प्लेस होती है। अब एटीपी के बारे में देखें तो एटीपी ये है एक एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। हम इसको एक करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज हम हमारी कैजुअल लाइफ में करेंसी क्या है, एक मोड है जिससे हम खरीद सकते हैं कुछ भी,
और वर्क करते हैं। वैसे ही एटीपी यहाँ पर एनर्जी करेंसी है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये किसमें कौन सी क्या चीज़ बनती है, इससे एटीपी मॉलिक्यूल बनता है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ध्यान से देखें तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी से जब बनते हैं तो क्या बनाते हैं, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट गिव राइज टू एटीपी। एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है सेल के अंदर जहाँ पर एटीपी का यूज़ होता है और ड्राइव द रिएक्शंस। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. तो एनर्जी कितनी निकलती है, 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज। अब इस एटीपी का यूज़ कैसे कैसे होता है, तो इसको हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, प्रोटीन के सिंथेसिस में और नर्व्स इम्पल्स के कंडक्शन में, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब सिंस जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे हमने देखा था वो किस पे डिपेंड करता था, ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो, उनको नीड चाहिए, एक सफिशिएंट इनटेक होना ही चाहिए उनका, किसका, ऑक्सीजन का। तो वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो वहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज होता है, किससे होता है, थ्रू स्टोमेटा, जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बहुत सारे जो इंश्योर करते हैं कि सारी सेल्स को क्या मिले, एयर मिले, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन है। यहाँ पर कैसे एक्सचेंज होते हैं ये, बाय डिफ्यूजन। So they can go into cells or away from them and out into the air. तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। अब जो डायरेक्शन है किसका, डिफ्यूजन का, वो किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन पे, क्योंकि हमने ऐसा बोला कि यहाँ पर तो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का। और क्या होता है रात को कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो CO2 एलिमिनेट होती है इन दी मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। एट द नाइट टाइम प्लांट्स के अंदर क्या नहीं होता, फोटोसिंथेसिस। क्यों नहीं होता, क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर अब CO2 को एलिमिनेट किया जाता है ताकि जो एक्सचेंज हो रही है, मेजर एक्सचेंज हो रही है एक एक्टिविटी का। अब ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis। अब यहाँ पर जो CO2 जनरेट हुई है वो किस में यूज़ होती है, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में। Hence there is no CO2 release, instead oxygen release is the major event at that time। तो इन ड्यूरिंग टाइम सबसे मेजर रिलीज कौन सा हो जाता है, ऑक्सीजन का। वहीं अगर रात की बात करें तो मेजर एक्सचेंज कौन सा होता है, CO2 का। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो वो ब्रीथ कर सकते हैं ऑक्सीजन किसमें, एटमॉस्फेयर से। बट एनिमल जो लिव करते हैं वाटर के अंदर वो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। सिंस जो अमाउंट होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन का पानी के अंदर वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दी एयर। तो जो रेट होती है ब्रीदिंग की एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है देन कंपैरेटिवली टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फिशेस जो होती हैं वो वाटर में से बाय देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो वो क्या करती हैं, माउथ से लेती हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन और गिल्स से एक फोर्सफुली पास्ट, मतलब फोर्स लगाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक हो सके।
वहीं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब होती है बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है इनका स्ट्रक्चर का कांटेक्ट में। जहाँ पर जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, ब्रीथ कर रहे हैं, तो जहाँ पर ये जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट करती है ऑक्सीजन जिस सरफेस से, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। तो ये सरफेस कैसा होगा, बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन होना चाहिए, एज बाहर से इनहेल ले रहे हैं, बहुत सारी डर्ट पोल्यूटेंट्स भी आते हैं साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पैसेज होना चाहिए जो कि टेक करे ऑक्सीजन को एयर में से। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग्स जो एयर हम अपटेक करते हैं वो किससे लेते हैं, थ्रू नॉस्ट्रिल से। So the air passing through the nostril is filtered by fine hairs that line the passage. तो nostril में क्या होते हैं, हमारे fine hairs होते हैं जो कि dirt को वहीं के वहीं रोक लेते हैं, और जो air होती है वो filter होके फिर अंदर जाती है। अब the passage is also lined with the mucus. mucus होता है कफ, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा कफ टाइप होता है सब्सटेंस, तो वो भी होता है जो क्या किस लिए हेल्प करता है इस प्रोसेस के अंदर। अब फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। अब थ्रोट नॉस्ट्रिल के बाद में कहाँ से जाएगा, थ्रोट में से, और थ्रोट में से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी कार्टिलेज में, कहाँ पर, थ्रोट के अंदर, वो इंश्योर करते हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो। सो यू कैन सी इन द डायग्राम, सबसे पहले क्या आता है, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद में क्या आता है, फेरिंग्स, लायरिंग्स, एंड देन ट्रेकिया, देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एंड देन क्या आते हैं, लंग्स। और लंग्स में भी इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले आते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलर सैक, ओके, एंड नीचे यहाँ पर एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। वहीं अगर हम एक ब्रोंकियोल्स को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एल्वोलाई, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम करती है, किसमें, ब्लड में से। अब आ जाते हैं वापस से हमारी थ्योरी पर। हम कहाँ तक पहुँचे थे, नेक तक, थ्रोट तक, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं वो कोलैप्स नहीं होने देती। अब within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli, singular alveolus। तो जैसे ही हम पैसेज में जाएंगे तो वो डिवाइड होते 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 स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट होता जाएगा, और एट द लास्ट हमको क्या मिलेगा, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई तो बहुत सारों को कहते हैं, सिंगुलर कहें तो एल्वोलस। तो जो एल्वोलाई होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, किसमें, ब्लड में। तो वॉल्स ऑफ एल्वोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है किसे, तो यहाँ पर एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर व्हेन वी ब्रीथ, इफ़ वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटर आवर डायफ्राम। जैसे ही हम ब्रीथ लेते हैं इन, तो हमारे रिब्स क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं, और जो डायफ्राम क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज स्टक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वोलाई। इसी वजह से क्या होती है, एयर जो है लंग्स के अंदर रुकती है और एक्सपैंड करती है एल्वोलाई को। अब ब्लड जो है वो ब्रिंग
क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी के अंदर से टू रिलीज इनटू दी एल्वोलाई, एल्वोलाई को देने के लिए, और एक्सचेंज में क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये तो हो गई ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल इन द बॉडी। अब जो ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन लेके गए हैं, ये अब कहाँ जाएगा, जितनी भी सेल्स हैं बॉडी के अंदर सबके पास में चल जाएगा। अब ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब एयर को हम टेक इन करते हैं, लेट आउट करते हैं, तो लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिड्यूल वॉल्यूम। चाहे हम टेक इन करें एयर या ब्रीद आउट करें, तो एक रेसिड्यूल वॉल्यूम जो है वो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर बना हुआ रहता है कि सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम उसको मिले ताकि ऑक्सीजन को वो इनटेक कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज कर सके। When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. अब हम बात करते हैं कि अगर एनिमल का साइज बड़ा हो तो डिफ्यूजन प्रेशर वो केवल अकेला ही तो नहीं देख सकता सारी बॉडी पे, तो इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. तो कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं, जहाँ पर डेफिशिएंसी हो ऑक्सीजन की, जहाँ पर उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहे। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पस्कल्स, दैट इज RBC। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर देन कंपेयर टू ऑक्सीजन, हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एज इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड। तो ये तो हमारी बात हो गई अब रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो हमने देखा था प्रीवियस सेक्शंस में क्लास 9th में कि जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड करता है, ऑक्सीजन करता है और बहुत सारी वेस्ट मटेरियल्स भी लेके चले जाता है बॉडी के अंदर। तो जो ब्लड है, बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, एक तरह से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू का ही काम कर रहा है। ब्लड जो है वो कंसिस्ट करता है फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। किससे कंसिस्ट करता है ब्लड, प्लाज्मा से, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर सेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। अब जो ये प्लाज्मा होता है ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को करता है और नाइट्रोजनियस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, इन दी डिजॉल्व्ड फॉर्म। ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है, कैरीड बाय किस, ऑक्सीजन किससे कैरीड होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल से। अभी हमने देखा था क्या बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय दी ब्लड। और भी कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो कि किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड से। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that these network can be repaired if damaged. So हमको इन सबको कोने कोने ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाना है, तो हमको एक पंप की ज़रूरत पड़ती है कि कोई इसको पंप कर दे ताकि ये सारे ऑर्गन के पास में चले जाए। एंड आ पंप इज हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये एज बिग एज होता है हमारे फिस्ट, यानी कि ये फिस्ट जितना बड़ा होता है
और क्योंकि ये बोथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर होते हैं। अगर मिक्स हो गया तो बहुत ही ज़्यादा लीथल कंडीशन हो जाएगी, इसलिए चैम्बर्स बने हुए होते हैं ताकि इनको सेपरेट करके रख सके। तो the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. So the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed, and oxygenated blood from the lungs has to be through back to the heart. तो इसको क्या करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, अब वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए, तो इसको क्या करना है, रिमूव करना है और इसकी जगह क्या लेके आना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है। तो द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाए। वी कैन फॉलो द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स के अंदर आता है। कैसे आता है, थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑन द हार्ट टू द लेफ्ट, द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर थिन चैम्बर है, यहाँ पे दिख रहा है दीज वन। यहाँ से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो क्या करता है, रिलैक्स हो जाता है। कब हो जाता है, जब ब्लड ये कलेक्ट कर रहा होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है वाइल द नेक्स्ट चैप्टर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब एक्सपैंड होगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड होगा एंड रिलैक्सेस सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ताकि ब्लड एक क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ सके। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टर्न्स द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। जब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, अब ये भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताकि जो यहाँ का ब्लड है वो कहाँ जा सके, एरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर जा चुके। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से क्या आ रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कहाँ से आएगा, अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर आएगा, ठीक है। एज इट रिलैक्सेस, जैसे वो रिलैक्स होगा वैसे ही ब्लड आ जाएगा। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल डिलेट्स। यहाँ पर पहले तो किस में है, एट्रियम में, फिर किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर वापस ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दिस ट्रांसफर ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न्स पंप इट टू आउट लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscle wall than the arteria do. अब यहाँ पर एक देखने की बात है, जो यहाँ की मसल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है, देन कंपेयर टू आर्ट्रिया। ओके, valves ensure that blood does not flow backwards when the atria and ventricle contract। अब यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर क्या है, वाल्व्स है यहाँ पर, ताकि जैसे ही ब्लड आए वो वापस से बैक प्रेशर नहीं, बैकवर्ड्स फ्लो नहीं हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू द लंग्स। ये तो बात हो गई कि हार्ट के अंदर कैसे आता है, कैसे जाता है। अब लंग्स के थ्रू कैसे और कब जाता है। So this is separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the blood.
This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered hearts and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. तो इन ह्यूमन बींग्स और जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, इनको क्या है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर दोनों ही किस में डिवाइडेड होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सेपरेट आउट होके रहता है, जिसकी वजह से एफिशिएंट सप्लाई होती है किसकी, ऑक्सीजन की, जो हेल्पफुल होती है एनर्जी के लिए। वहीं अगर हम जाके बात करें कुछ रेप्टाइल्स की, तो वहाँ पर होते हैं 3-चैम्बर्ड हार्ट। अब यहाँ पर हम देखें 3-चैम्बर्ड हार्ट, तो यहाँ पर ये कुछ मिक्सिंग ऑफ ब्लड ये झेल लेते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहीं अगर फिशेस की बात करें हम, तो यहाँ पर केवल 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, और जो ब्लड पंप होता है वो क्या होता है, गिल्स के थ्रू इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो गिल्स के थ्रू आता है ऑक्सीजनेटेड और डायरेक्टली पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। तो द ब्लड गोज ओनली वंस टू द हार्ट एंड द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. तो mammals और birds के अंदर जहाँ पर separation है, 4-chambered heart है, वहाँ पे क्या होता है, double circulation. वहीं अगर फिशेस की जैसे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन में कंप्लीट हो जाएगा हार्ट का प्रोसेस। तो हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, किसका होता है, ब्लड का। अब ट्यूब्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं कि जो ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, हार्ट में से टू दी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। क्योंकि हार्ट जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, तो आर्टरीज की वॉल्स कैसी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके, और उसके अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। और वहीं वेन्स की बात करें तो अब यहाँ पर वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ये वेन्स जो हैं वो क्या लेके आ रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर दे रही हैं, ले जाकर हार्ट को। They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. इनकी walls thick नहीं होती क्योंकि यहाँ पर अब pressure नहीं रहता। Next, instead they have walls that ensure that blood flows only in one direction. Instead of this, इनके पास में क्या होती है, thick walls की जगह क्या होगी, valves लगी हुई होंगी, जिससे ये ensure हो जाता है कि हाँ blood का जो flow है वो एक ही direction के अंदर है। अब ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन या टिश्यू को रीच कर गई आर्टरी। अब जो आर्टरी है वो डिवाइड करेगी 2 छोटे छोटे वेसल्स के अंदर, जो कि ब्लड को कांटेक्ट में लेके आती है एक इंडिविजुअल सेल से। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। इन छोटी वेसल्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज, जो कि एक इंडिविजुअल सेल के पास में ब्लड को ले जा रही है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दीज थिन वॉल्स। जो प्रोसेस हो रही है एक्सचेंज की मटेरियल की, जो ब्लड हो रहा है वो सराउंडिंग सेल से क्या किससे प्लेस कर रहा है, टेक प्लेस थ्रू दी थिन वॉल। जो कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. अभी जो कैपिलरी है ये जॉइन कर लेती है वापस से और क्या बना लेती है, वेन,
ताकि वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे चले जाए, अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू टू द हार्ट। अब आती है मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। अब ये इतने सारे प्रोसेसेस कर रही है हमारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो इनमें कुछ ना कुछ डैमेज, कभी ना कभी लीकेज तो हो ही जाता है, तो इनका मेंटेनेंस के लिए देखते हैं। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन होती है जहाँ पर व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, नेचुरली जो होती है लॉस ऑफ ब्लड होता है फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, कम से कम होना चाहिए। इन एडिशन जो लीकेज है वो लीड टू लूज ऑफ प्रेशर विच कुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो ब्लड है उनके पास क्या होती है, प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो कि सर्कुलेट होती हैं पूरी बॉडी के अराउंड और इन लीक्स को प्लग अप करती हैं जाकर और वहाँ पे क्लॉटिंग करती हैं ब्लड का, ताकि फर्दर ब्लड लॉस ना हो। अब आते हैं लिम्फ। तो लिम्फ दो तरह के होते हैं, बी लिम्फ और टी लिम्फ। तो सबसे पहले लिम्फ होते क्या है, तो यहाँ पर एक दूसरा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इन्वॉल्व करता है इसको, ट्रांसपोर्टेशन को। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, इसको क्या कह सकते हैं, और टिश्यू फ्लूइड भी। अब ये क्या करता है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल एस्केप्स through into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph। अब कैपिलरीज के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो यहाँ से प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स ये सब है ना कभी कभार निकल जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में से, टिश्यूज में से, और ये क्या बना लेते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा। ये कैसा होता है, प्लाज्मा की तरह होता है ब्लड के, पर यहाँ पर ये क्या होता है, कलरलेस होता है और इसके अंदर लेस प्रोटीन होता है। लिम्फ जो है वो ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर spaces which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat through intestine, drains excess fluid and from extracellular space back into the blood। तो जो ये लिम्फ क्या करता है कि जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट होते हैं इंटेस्टाइन में से उनको ड्रेन आउट करता है। तो बेसिकली लिम्फ का क्या काम हुआ, इट्स सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, कलरलेस है, इनके अंदर लेस प्रोटीन होता है, ठीक है, और कैसे बन जाती है कि कैपिलरीज में से एस्केप होके प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड वेसल्स, इन सब से क्या इन बन के मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी, और लिम्फ हम कहते हैं इनको। सो हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ख़त्म होता है। सो फर्दर टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी इन टच, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, गिव अ लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।